हमारा प्रोजेक्ट जितना भी ग्रो कर जाए, हम इतनी बेस्ट अप्रोच के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम करें कि वो स्केलेबल हो, ठीक है। उसमें कोई चीज़ नई डालना चाहें या उसमें कोई एग्जिस्टिंग चीज़ किसी में डिबगिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकें। तो हम यहाँ पे एक अप्रोच फॉलो करेंगे जिसको हम कहते हैं MVC, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। और कंट्रोलर ये एक डिज़ाइन पैटर्न है MVC। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू, C फॉर कंट्रोलर। तो बुनियादी तौर पे अगर आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लें कि MVC है क्या भला, ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। डिज़ाइन पैटर्न का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन को कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करना पड़ता है या करना चाहिए जस्ट टू मेक इट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है। तो ये जो MVC है इसका मतलब है जी कि लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ जी कि मेरा ये है मॉडल, ये है मेरा व्यू और ये है मेरा कंट्रोलर। अच्छा, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर होती क्या भला है, अभी मैं बनाऊंगा, प्रैक्टिकली क्रिएट करूंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। इट्स नथिंग। या तो अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक क्लास होगी, और अगर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बात करें तो ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी जिसके अंदर हम फंक्शंस लिखेंगे। कोड को ऑर्गेनाइज करने की और कोड को स्ट्रक्चर करने का बेहतरीन पैटर्न है MVC, ठीक है। बाकी की डिटेल आप ऑनलाइन सर्च करें अगर आपको मिले। वैसे जिन्होंने CS किया हुआ है उनको पता होगा, उन्होंने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और अगर कोई मॉडर्न या एडवांस लैंग्वेज पढ़ी है तो उनमें ये डिज़ाइन पैटर्न डिस्कस किया होगा या एटलीस्ट सुना होगा आपने। एनीवेज, ये जो व्यू है ना, V फॉर व्यू, व्यू नाम से जाहिर है कि ये कौन सी लेयर है आपकी, ये जो शो होगी, यानी जो डाटा को एक्सपोज करेगी, ठीक है। तो अब चूंकि शो होने वाली लेयर हमारी बैकएंड तो नहीं है, शो हमने तो फ्रंट एंड के लिए अलग से काम किया हुआ है, तो इसका मतलब है व्यू तो हमारा पहले से बन चुका है। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी। अब जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, हमें ये तो पता है कि वो रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास। हमारे व्यू से जो भी रिक्वेस्ट आएगी किसके पास आएगी, सर्वर के पास। अभी तक जितना हमने काम किया, हमारे सारे एंड पॉइंट्स कहाँ से सर्व हो रहे हैं, सर्वर की फाइल के अंदर से सर्व हो रहे हैं। एक्चुअली ये काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स है। जब मैंने अज्यूम अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास 50-60 एंड पॉइंट्स हों तो सारे के सारे सर्वर की एक फाइल के अंदर लिखे हों, तो सर्वर की फाइल के अंदर ही इतना मैस क्रिएट हो जाएगा कि हमें डिबग करना और कोड को, मतलब एरर को ढूंढना और उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, फिर कोड को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम तमाम के तमाम रिसोर्सेज के लिए, यानी हर रिसोर्स के लिए अलग अलग कंट्रोलर्स बनाएंगे। कंट्रोलर इज नथिंग, ए सेपरेट फाइल बनाएंगे। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट व्यू से आएगी सर्वर के पास, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर में सारी बिजनेस लॉजिक लिखी होती है। अच्छा, नॉर्मली मैंने आपको ये कहा है कि जब भी क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है तो सर्वर पहले रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। अगर उसे नेसेसरी डाटा चाहिए हो तो वो डाटाबेस से रिक्वेस्ट करता है, नहीं तो वो वहीं से वापस रिस्पॉन्स भेज देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेसिंग है हमारी या क्लाइंट की भेजी हुई रिक्वेस्ट के ऊपर जो प्रोसेसिंग करनी है, उस प्रोसेसिंग के पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, टेक्निकल टर्म में बिजनेस लॉजिक बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, बिजनेस लॉजिक बोलता हूँ। वट एवर इट इज़, चाहे वो 2 नंबर्स को ऐड करने वाला हो, लेकिन है तो कोई प्रोसेसिंग ही ना, है तो कोई बिजनेस लॉजिक ही। तो इसका मतलब यह है कि कंट्रोलर इज़ द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन वेयर वी राइट द बिजनेस लॉजिक ऑफ आवर एप्लीकेशन, यानी हमारी बैकएंड एप्लीकेशन का ऐसा हिस्सा जो हमारी रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट के ऊपर प्रोसेस करता है, या इनकमिंग रिक्वेस्ट को जो रिस्पॉन्स देना है उसके लिए जो प्रोसेसिंग करता है, वो जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो हमारा किधर होना है, कंट्रोलर के अंदर। ठीक, अब अगर तो यहाँ तक बात ख़त्म है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, तो प्रोसेस होने के बाद अगर इस रिक्वेस्ट में कोई डाटा डिमांड नहीं किया गया तो यहीं से वापस रिस्पॉन्स चला जाएगा किसके पास, व्यू के पास चला जाएगा। तो व्यू और कंट्रोलर की कम्युनिकेशन समझ आ गई। अब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए जी कि लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट सर्वर के पास तो नहीं पड़े होते, प्रोडक्ट्स तो कहाँ पड़े होते हैं, डेटाबेस में पड़े होते हैं। तो देन थर्ड लेयर कम्स इन विच इज़ अ मॉडल। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, ये बेसिकली कनेक्टेड होगा किसी डीबी के साथ। मैं बड़ा आसान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल सेंस क्लियर हो जाए। आप जब भी डेटाबेस से कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा जो बैकएंड है, यानी बैकएंड का जो पार्ट है, हमने बैकएंड को फर्दर सेग्रीगेट कर लिया, अपने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो कंट्रोलर को जब डाटा चाहिए होता है तो वो किससे रिक्वेस्ट करेगा, मॉडल से, और मॉडल कनेक्टेड होगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो कंट्रोलर वुड रिक्वेस्ट टू द मॉडल, मॉडल वुड गो टू द डीबी,
एंड इट वुड फेच द डेटा फ्रॉम द डीबी, और वो डेटा वापस कंट्रोलर के पास आएगा। कंट्रोलर उस डेटा पे प्रोसेसिंग अगर कोई रिक्वायर्ड हुई तो करेगा, या फॉर्मेटिंग करेगा रिजल्ट की, और वापस किसको दे देगा, व्यू को दे देगा। तो बुनियादी तौर पे अभी आपको मुझे पता है कि ये 2-3 मिनट में मैंने सारी सम को समेटा, तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आई होगी। जो इस पॉइंट तक समझाने के मकसद है वो 3 टर्म्स आपने जहन में रखनी है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। समझ आ गई बात? तो अब ज़रा मैं इनको प्रैक्टिकली करता हूँ तो फिर आपको खुद समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे ना 3 फोल्डर्स बना रहा हूँ। अब अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के लिए, ताकि जिसका जो काम है वो सिर्फ वही करे। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, आप किसी जैसे मैं आज सुजुकी सेंटर गया एक बुकिंग कराने या प्रोसेसिंग करवाने, तो वहाँ पे 4 या 5 या 6 या 7 काउंटर्स हैं। अब एक काउंटर जो है उसकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी दूसरे की जॉब में पंगा नहीं लेता या इंटरप्ट नहीं करता। जब मुझे फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फॉर्मेशन की क्यूरी लेनी है तो मुझे वो किधर रीडायरेक्ट करेंगे? इन्फॉर्मेशन डेस्क के ऊपर। वो डेस्क डेडिकेटेड है, उसमें सिर्फ कस्टमर को क्या दी जाती है? इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी की प्रोसेसिंग करवानी है तो वो रिसेप्शन वाले नहीं करेंगे, बल्कि रिसेप्शन वालों का काम था मालूमात देना, वो मुझे रीडायरेक्ट कर देंगे किधर? जो गाड़ी की बुकिंग की प्रोसेसिंग करता है उधर। अगर मुझे बाइक की प्रोसेसिंग करवाना है तो फिर गाड़ी वाले नहीं, फिर मुझे वो तीसरे काउंटर पे भेजेंगे कि जहाँ पे बाइक की प्रोसेसिंग होती है। सेम बैंक में होता है, जिस जगह पे भी जाएं तो यही काम हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑफिस एक ही है लेकिन उस एक ऑफिस को डिफरेंट यूनिट्स में सेग्रीगेट किया गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कि यार इंफॉर्मेशन लेना एक पार्टी का या एक ग्रुप ऑफ पीपल का कंसर्न है तो उसके लिए वो काउंटर है। प्रोसेसिंग है, गाड़ी की बुकिंग है तो उसके लिए एक अलग से काउंटर है। हालांकि सारा कुछ अंडर द वन रूफ ही है। समझ आ गई ये बात? यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। बेसिकली हमारा पूरा का पूरा बैकएंड जो है वो एक बैकएंड के फोल्डर के अंदर है, लेकिन चूंकि हम एप्लीकेशन को इस तरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ताकि ये स्केलेबल हो, ताकि इस एप्लीकेशन को बहुत बड़े लेवल पे ले जाया जा सके, ग्रो किया जा सके। तो हमारी एप्लीकेशन को जब स्केलेबल किसको कहते हैं पता है आपको? एक्सपैंड करना किसी चीज़ को। मिसाल के तौर पे एक आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनी है 100 यूज़र्स के लिए को मद्देनज़र रख के। फ्यूचर में आपको लगता है या आपकी कंपनी ग्रो कर गई और आपके कस्टमर 100 से 1000 हो गए, तो अगर आपने सॉफ्टवेयर टूल को स्केलेबिलिटी फैक्टर मद्देनज़र रख के नहीं डिज़ाइन किया होगा तो फिर 1000 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अब मिसाल के तौर पे फिर 2 साल बाद आपकी कंपनी फर्दर ग्रो कर गई तो वो 1000 से 1 लाख तक यूज़र पहुंच गई, तो योर एप्लीकेशन शुड बी स्केलेबल इनफ। एनीवेज, तो खैर ये स्केलेबिलिटी है, तो हमने इस तरह डिज़ाइन करना है। तो इसलिए हम ओवरऑल बैकएंड में ये जो सेपरेट एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करने का मकसद ये है कि हम सारी चीज़ों को क्या कर लें, सेपरेटली ट्रीट करें, ताकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाए। जिसका जो काम वो वही करे, बाकी दूसरा कोई काम ना करे। अभी क्या हो रहा है, सर्वर के क्या क्या कितने काम सर्वर के अंदर हो रहे हैं? सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव भी कर रहा है, सर्वर रिस्पॉन्स भी दे रहा है, सर्वर राउट्स भी डिफाइन कर रहा है, और सर्वर बिजनेस लॉजिक भी परफॉर्म कर रहा है। समझ आई बात? देखें, सर्वर लिसन कर रहा है 8000 पोर्ट पे, तो ये सर्वर की एक जॉब हुई, क्या? रिक्वेस्ट लिसनिंग। सर्वर जब लिसन करता है तो ऑब्वियसली वो राउटिंग भी करता है, यानी आने वाली रिक्वेस्ट को किसी स्पेसिफिक राउट पे भेजता है। तो सर्वर का दूसरा काम क्या हो रहा है? अभी राउटिंग हो रही है। सर्वर का तीसरा काम क्या है? जब किसी स्पेसिफिक राउट पे सर्वर ने उसको पहुंचा दिया तो उस राउट के अगेंस्ट क्या हो रहा है? कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? बिजनेस लॉजिक। तो अभी की बिजनेस लॉजिक क्या है कि सिर्फ रिस्पॉन्स भेज दो, लेकिन जो सर्वर का तीसरा काम क्या हो रहा है? वो बिजनेस लॉजिक। तो अभी तो हमारी एप्लीकेशन ही बिल्कुल सिंपल है, तो हमें फील ही नहीं हो रहा कि यार ये भी कोई काम है, 2 ही लाइनें तो हैं, इधर लिखने में क्या हार्ज है। अभी आप ये फील कर रहे होंगे, लेकिन नो, इट्स नॉट दैट मच केस। हो सकता है कि ये फंक्शन सिर्फ इस फंक्शन की जो डिस्क्रिप्शन है वो 50 या 100 लाइनों पे हो, तो फिर यू कैन अज्यूम अगर ये फंक्शन ही 50-100 और हर फंक्शन 50-100 लाइनों पे मुश्तमिल हो तो हाउ बिग इट कैन बिकम एंड हाउ डिफिकल्ट इट बिकम इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली मेंटेनिंग इट। तो इसलिए receiving a request or listening the request, then putting it onto the specific route and then performing the specific business logic. So ये सारे के सारे काम अभी तक एक ही फाइल में हो रहे हैं। अब हम इनको क्या करने लगे? स्प्लिट करने लगे। और स्प्लिट किस पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे? MVC, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। यहाँ तक बात समझ आ गई? अगर आप ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपके जहन में है, जस्ट हैव अ प्रैक्टिकल ऑन इट। मुझे अपने रूट फोल्डर में 3 फोल्डर्स बनाने हैं। ये फोल्डर बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, ज़ाहिर अगर आपने उसको करना है तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंट्रोलर्स। अब जब मैंने कंट्रोलर बनाया तो चूंकि मैंने वो जो मटेरियल आइकन थीम
डाउनलोड किए हुए, तो उसको खुद पता है कि कंट्रोलर क्या करता है, बेसिकली प्रोसेसिंग, तो उसने गेयर व्हील बना दी है उसको। तो मतलब एवरीथिंग इज, दो दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन, लेकिन एक्सटेंशन इज स्मार्ट अनफ टू रिकॉग्नाइज तो व्हाट इज द जॉब ऑफ द कंट्रोलर। एनीवेज, दूसरा मुझे फोल्डर बनाना है MODEL। तो अब देखें मॉडल के साथ वो एक डेटाबेस की तरह का आइकन आया, क्योंकि मॉडल ने किसके साथ कम्युनिकेट करना है, डेटाबेस के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करना है। तो आप क्योंकि ऊपर कंट्रोलर्स प्लूरल लिखा है तो मॉडल्स भी प्लूरल लिख दें। वैसे इट डजंट मेक सेंस, फोल्डर का नाम कुछ मतलब इट डजंट, इट्स ओके इनफैक्ट इफ यू गिव इट एनी नेम, ठीक है। सो मॉडल्स, क्योंकि मल्टीपल मॉडल्स होंगे तो मैंने इसलिए मॉडल्स प्लूरल नाम दे दिया। और इसकी तरह तीसरी चीज़ व्यूज़, मैंने आपको कहा कि व्यूज़ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि व्यूज़ हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑलरेडी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट रिसीव करेगी, तो व्यू काइंड ऑफ दैट इज ऑलरेडी देयर। लेकिन एक चीज़ और हमें चाहिए, और वो जो अगर मैंने डायग्राम में दिखाया था कि जब व्यू रिक्वेस्ट भेजता है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचती है, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को पहले किसी राउट पे डालता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को पहले किसी राउट पे डालता है। तो हमें एक तीसरा फोल्डर चाहिए होगा विच इज काइंड ऑफ, ये सब कुछ आपको फौरन समझ आ जाएगा। जब मैंने राउट्स बनाया तो इसके ऊपर ये दो एरोज, इसका मतलब है कि राउट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू रीडायरेक्ट द इनकमिंग रिक्वेस्ट, कि मुझे किस राउट पे इसको डालना है, किस रास्ते पे डालना है, किस पाथ पे डालना है। और एक और फोल्डर आप बना लें, चूंकि हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करनी है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए डेटाबेस को अपने बैकएंड से लिंक करने के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी, तो मैंने उसके लिए फोल्डर बना लिया, क्या, कॉन्फ़िग फोल्डर बना लिया। अभी तक अगर मुझसे कोई बंदा पूछे जी कि क्या ये फोल्डर्स बनाना ज़रूरी है, तो एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। लेकिन फोल्डर इसलिए बनाएं कि जाहिर है मैंने वो स्केलेबिलिटी फैक्टर जहन में रखा, बेस्ट अप्रोच या बेस्ट पॉसिबल अप्रोच को जहन में रखा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसलिए कर रहे हैं। तो मुझसे पूछेंगे जी कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल काम चल सकता है, लेकिन हमारा काम नहीं चल सकता, यानी हमने जो फॉलो करना है थ्रू आउट वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो आपने जस्ट इन्हीं नाम से 3 या 4 फोल्डर्स बना लेने हैं, राउट्स, मॉडल्स, कंट्रोलर्स एंड कॉन्फ़िग। दे आर एम्प्टी, इन फोल्डर्स में अभी तक कुछ भी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोलर्स फर्स्ट। मैंने आपको कहा है कि अगर आप यहाँ पे जाए ना, तो यहाँ पे आप देखें तो इस पूरे के पूरे पीस ऑफ कोड में जो बिजनेस लॉजिक है वो ये है, गॉट इट। यानी हम जो भी फंक्शन यहाँ देंगे वो क्या ट्रीट होगा, हमारी सॉर्ट ऑफ अब बिजनेस लॉजिक ट्रीट होगी। तो मैं इस पूरे फंक्शन को अगर यहाँ से कट कर दूं और इस पूरे फंक्शन को, अच्छा ये जो हमने ना अब करना है बारी बारी काम, यूजर्स को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि यूजर एक डिफरेंट रिसोर्स है, प्रोडक्ट एक डिफरेंट रिसोर्स है, तो अगर मैं सिर्फ फिलहाल एक रिसोर्स की बात करूं प्रोडक्ट, तो एक रिसोर्स के लिए कितने एंड पॉइंट्स चाहिए होंगे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट सिंगल प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, और क्या है, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये 5 एंड पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है हर एंड पॉइंट पे जो रिक्वेस्ट आएगी उसकी जो बिजनेस लॉजिक होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए मुझे कितने एंड पॉइंट्स चाहिए, 5 चाहिए, 3 और 2 5। अब ये 5 कैसे होंगे, मिसाल के तौर पे गेट और प्रोडक्ट्स, ये क्या देगा आपको, ऑल प्रोडक्ट्स की लिस्ट। फिर आप ये कर सकते हैं गेट स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ID, गॉट इट। ये क्या करेगा, अगर ID आएगी तो फिर उस ID की बेस पे सिंगल प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये फ्लो में आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर रिसोर्स के लिए आपको ये 5 ऑपरेशन लाजमी परफॉर्म करने होंगे। फिर आपको यहां अगर क्रिएट न्यू प्रोडक्ट है तो इसके लिए क्या मेथड हो जाएगा, पोस्ट होगा, और पोस्ट सेम एंड पे करेंगे, गेट करेंगे तो सारे प्रोडक्ट गेट करेगा, और अगर सेम एंड पॉइंट पे पोस्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट कर देगा। फिर आप इस पे करेंगे पुट, तो किसी एक पर्टिकुलर ID को अपडेट करना होगा ना, तो उसकी ID होगी, और फिर साथ में ऑब्वियसली डेटा होगा जो रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा होगा। और अगर आप इसको डिलीट कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा, और स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ID होगा, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 एंड पॉइंट्स हैं मोर और लेस हर रिसोर्स के लिए आपको चाहिए होंगे। पुट और पैच में सिर्फ ये फर्क है कि अगर आपके पास एक पूरा रिसोर्स का ऑब्जेक्ट है, अगर आपने वो पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट करना है तो आप पुट लिखेंगे, अगर आपने पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, पार्शियली अपडेट करना है तो पैच होगा। तो पुट और पैच इसलिए एक ही में रखे हुए मैंने, ठीक।
ये 5 एंड पॉइंट्स लाजमी बनने हैं एक रिसोर्स के। तो अभी ये कौन सा रिसोर्स है? प्रोडक्ट्स का, फिर यूजर्स का रिसोर्स होगा, फिर ऑर्डर्स का रिसोर्स होगा, फिर बहुत सारे और भी हो सकते हैं मे बी, अभी ये 3-4 जन में आ रहे हैं। तो इस तरह हर एक एंड पॉइंट की जो बिजनेस लॉजिक है वो इसके सामने लिखी हुई है। बट ऑब्वियसली अभी तो ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि मैं जस्ट रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ, तो एक ही लाइन है, लेकिन मैंने आपको कहा कि दिस फंक्शन कैन ग्रो अप टू सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लाइंस, 20, 30, 50, 60 डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी कॉम्प्लेक्स लॉजिक आपने परफॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे, बजाय ये सारा मैस सर्वर के अंदर क्रिएट करने के, कंट्रोलर फाइल के अंदर जाएं और ये सारे के सारे जो एंड पॉइंट्स हैं ये किससे रिलेटेड है? प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ कंट्रोलर के अंदर एक फाइल बना लें जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट controller.js। तो अब आपको पता लग गया कंट्रोलर क्या है। मैंने कहा था कंट्रोलर इज जस्ट अ सिंपल सिंगल फाइल, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेट मी रिमूव दिस, इसके अंदर ये सारी की सारी बिजनेस लॉजिक होगी। मिसाल के तौर पे मैं ये फंक्शन यहाँ से कट करता हूँ और इस फंक्शन को कट करके यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं इस फंक्शन को, जाहिर है एनोनिमस फंक्शन तो तब था ना, या तब होना चाहिए जब हम इस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करें। तो अब ये एनोनिमस तो नहीं होगा, ना होना चाहिए, ना हो सकता है, क्योंकि फंक्शन नीड्स अ नेम टू बी एबल टू बी कॉल्ड फ्रॉम समवेयर। सो दैट्स व्हाई आई विल गिव इट अ नेम लाइक const get all products equals to this। मेकिंग सेंस? बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ये तो अब यहाँ इसमें मौजूद तो नहीं है, ये तो पिछली फाइल में हमने इंपोर्ट की थी, तो आप इसको यहाँ इंपोर्ट कर लें बिकॉज इट नीड्स इट। सो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द db इज द लोकल फाइल दैट वी क्रिएटेड प्रीवियसली, ठीक है। सो अब ये आगे गेट ऑल। अब चूंकि ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स को हमने कॉल कहीं और से करना है, तो हम इसे क्या करेंगे यहां से, मेकिंग सेंस? अब ये देखें यहां में हमने db.js दी थी, दैट्स बिकॉज वी कन्वर्टेड इट फ्रॉम कॉमन जेएस टू मॉड्यूल जेएस। तो इसलिए बजाय इससे पहले कि ये एरर दे दे हम .js करते हैं, यानी हमने रिक्वायर की जगह इंपोर्ट का सिंटैक्स यूज किया है। तो इंपोर्ट के सिंटैक्स के लिए हमें साथ में फाइल की एक्सटेंशन देनी जरूरी है, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क और इट मे ब्रेक। यहां तक समझ आ गई सबको? मैंने कुछ सिंपल या स्पेशल नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को सर्वर की फाइल से उठाया और कहाँ मूव कर दिया, कंट्रोलर के अंदर मूव कर दिया। यही काम सारे फंक्शंस के साथ करेंगे। अगर मैं इसको यहां से कर लूं, यहां से कर लूं कट, ठीक है, और यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके मैं इसको लिखूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, दैट्स इट। और अगर मैं फिर तीसरे पे जाऊँ एंड इफ आई कट दिस आउट फ्रॉम हियर और यहाँ आके मैं दोबारा वही काम करूँ, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, ये क्या था, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, इट्स एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नॉट कॉन्स्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, गॉट इट। और इसी तरह मैं आगे चलूं और यहाँ से इसको उठाऊं और इसको मैं कह देता हूँ जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट, मेकिंग सेंस। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको यहाँ से कट डाउन कर लूँ और यहाँ पे आके इसका भी लिख दूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। सिर्फ मैंने सर्वर की फाइल से रश ख़त्म करने के लिए जितनी भी बिजनेस लॉजिक थी किसी भी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो प्रोसेसिंग होनी थी उसको उठा के अलग से एक फ़ाइल में रख दिया और इस फाइल को नाम ही दे दिया प्रोडक्ट कंट्रोलर, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो किसके अंदर होगी, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर होगी।
अब चूंकि ये सारे फंक्शंस एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो यूज़ तो ये अल्टीमेटली सर्वर के अंदर ही होने ना। तो नाउ कम बैक, अब ये तो यहाँ से दोनों गायब हो जाएंगे। कम बैक एंड इम्पोर्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस, और सिर्फ यही नहीं, इसमें से क्या क्या इंपोर्ट करेंगे, लेट मी हैव अ लाइन ब्रेक सो दैट इट बिकम्स रीडेबल। यस, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट और डिलीट प्रोडक्ट। मेकिंग सेंस? एंड नाउ इट बिकम्स, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना स्मार्ट वे और कितना शॉर्ट तरीका है, काम सारा वही होगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब भी रिक्वेस्ट आए गेट पे तो क्या फंक्शन कॉल कर दो, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। किसको? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, अदरवाइज इट माइट ब्रेक। ठीक, उसके बाद अगर हम गेट प्रोडक्ट बाय आईडी करेंगे, इट्स दिस, ये आईडी हमें स्टिल यहाँ रिसीव करनी है, इट्स अ वे, देयर इज अ वे कि हम कैसे आईडी रिसीव कर सकते हैं। बहरहाल हम ज़ाहिर राउटिंग करेंगे तो आपको बता देंगे। और उसके बाद हमने करना है जी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, सो इट शुड गो दिस। उसके बाद हमने करना है जी अपडेट न्यू प्रोडक्ट, तो पुट की रिक्वेस्ट है। और उसके बाद हमने करना है जी डिलीट प्रोडक्ट, तो उसकी ये रिक्वेस्ट है। समझ आ गई बात? सो ये हो गया सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब इसी तरह एक फाइल बनेगी किसके लिए? यूजर्स कंट्रोलर के लिए। एक फाइल बनेगी किसके लिए? ऑर्डर्स कंट्रोलर के लिए। एक फाइल बनेगी जितने भी, अगर आप फेवरेट्स को डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो एक किसके लिए बनेगी? फेवरेट्स के लिए बनेगी। एंड मतलब जो भी चीज़ आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं और जो भी एक सिंगल रिसोर्स है जिसके अगेंस्ट आपने कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करनी है, उसके लिए अलग कंट्रोलर बना लें। ऐसा नहीं है कि आप एक कंट्रोलर में सारा कुछ नहीं कर सकते, एक कंट्रोलर में भी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही काम क्या होगा? मैस क्रिएट होगी। बिल्कुल, बनाना पड़ेगा नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस है कि बनाएं। जी जी बोले। सर ये जितनी भी हमारी फंक्शन कॉलिंग होगी सर, ये सर्वर डॉट जेएस में ही होगी? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली मैंडेटरी। यानी मुझे थोड़ी सी और वेरिएशन करनी है अभी, लेकिन जाहिर है सर्वर इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट सेटअप करते हुए एक एंट्री पॉइंट दिया था। और लफ्ज एंट्री पॉइंट का मतलब क्या होता है कि आपके सर्वर के अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन दाखिल होगी वो कहाँ से होगी? रूट फाइल से होगी, एंट्री फाइल से होगी, एंड सर्वर डॉट जेएस इज योर एंट्री फाइल। Obviously all the requests would come into the server file and then सर्वर उस रिक्वेस्ट को सेग्रीगेट करेगा या रीडायरेक्ट करेगा किधर भेजना है और किधर नहीं भेजना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब ये बात देख लें कि अभी तक हमारा एक रिसोर्स है विच इज प्रोडक्ट, और उसकी 5 एंड पॉइंट्स बने हुए हैं, और 5 के 5 एंड पॉइंट्स कहाँ पे हैं? सर्वर के अंदर है। अब ये तो फिर भी वही प्रॉब्लम है, दो के बिजनेस लॉजिक सेपरेट हो चुकी, कुछ हद तक हमारी एप्लीकेशन स्मार्ट हो चुकी, लेकिन इट स्टिल नीड्स एटलीस्ट 5 एंड पॉइंट्स फॉर 1 रिसोर्स, 10 एंड पॉइंट्स फॉर 2 रिसोर्सेज, 20 एंड पॉइंट्स फॉर 4 रिसोर्सेज। तो मतलब इट कैन ऑब्वियसली फर्दर ग्रो। तो इसका मतलब है सर्वर पे रश कम हो गया, लेकिन अभी भी रश जरूर है। तो नाउ अब सर्वर कितने काम कर रहा है? इट रिसीव्स द, इट लिसन्स एनी इनकमिंग रिक्वेस्ट and it puts that request on a particular route, and then whenever that route gets actually identified, that route actually calls this particular function, or you can say this built-in function get calls the function whenever request comes on to this particular endpoint. हम ये काम भी अब सेपरेट करने लगे हैं, यानी सर्वर के अंदर जो राउटिंग हो रही है ना, दिस राउटिंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द सर्वर टू। बात समझ आ गई है? तो वैसे ये काम करेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं? स्केलेबिलिटी फैक्टर को जहन में रख के प्रोफेशनल अप्रोच को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब ये राउट्स जो हैं ये भी यहाँ से क्या निकालेंगे? बाहर निकाल लेंगे। और राउट्स के लिए कहाँ जाएंगे हम? राउट्स के फोल्डर के अंदर। तो मुझे बताएं कि ये सारे के सारे राउट्स किससे रिलेटेड हैं? प्रोडक्ट के रिसोर्स से रिलेटेड है। सो वी हैव टू गो, तो हमें क्या करना है यहाँ पे? प्रोडक्ट, या तो आप प्रोडक्ट राउट्स कर लें या सिर्फ प्रोडक्ट कर लें। चूंकि फोल्डर के, यानी राउट के फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट अगर राउट के अंदर है तो अंडरस्टूड होगा वो क्या है? राउट फाइल ही है।
सेम इसी तरह इसको भी आप सिर्फ प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि इसके फोल्डर का नाम ही कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट होगा तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का कंट्रोलर ही होगा, और अगर राउट फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, प्रोडक्ट का राउट होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, मेरी तरह लगता है कि कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप ये लिख दें प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस। मेक सेंस? फाइल नेम्स आर बाय द वे टोटली ऑप्शनल टू यू, दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑब्वियसली अचीव। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा और यहां पे जाने के बाद मुझे राउटिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैं एक्सप्रेस की थोड़ी सी हेल्प लूंगा, बिकॉज एक्सप्रेस टेल्स अस द वे ऑफ एक्चुअली हैंडलिंग दिस राउट। expressjs.com, and if I now go to this guide, और गाइड में जो पहली चीज है दैट इज राउटिंग। आपने फ्रंट एंड पे भी रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ा है, वो थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, मुश्किल लगा होगा, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है उसकी निस्बत, ठीक है। सो ये सारे के सारे वो तरीके हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देख लें, वो राउटिंग में कह रहा है जी कि आप एक्सप्रेस फंक्शन इंपोर्ट करें, एक्सप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन है, उसका रेफरेंस ऐप में कॉपी करें, और फिर ऐप का जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी एक्सप्रेस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ऐप के नाम से, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्ट इन फंक्शंस हैं गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट वगैरह वगैरह। तो ये तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट वॉज वर्किंग एंड इट्स स्टिल गुड। इसी तरह ये तरीका वो बता रहा है कि राउट मेथड्स कौन से हैं, गेट भी है, पोस्ट भी है, ऐप डॉट ऑल भी है, फिर राउट के पाथ्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, सिर्फ स्लैश दे सकते हैं, स्लैश अबाउट दे सकते हैं, आपने कोई फाइल सर्व करनी हो तो ऑब्वियसली आप इस तरह से पाथ भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो वी हैव, हम ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग ऑल द वे टू द डाउन to this app router. Now this is a comparatively more flexible and easy way, लेकिन इसको सेटअप करने में आप मुझे थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। अगर मुझे नहीं भी गौर से देखते तो यहाँ पे इसने ये बताया हुआ है, इसने कहा है जी कि जैसे एक्सप्रेस का बिल्ट इन फंक्शन आपको ऐप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, वैसे ही एक्सप्रेस डॉट राउटर ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, किस नाम से, राउटर, और इस राउटर के ऑब्जेक्ट को यूज करके आप पूरी की पूरी राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ, बिकॉज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, वी आर गोइंग टू इवन यूज द सिंपलर वे। तो एक चीज़ पहली तो ये है कि यहाँ पे हमने रिक्वायर वाला सिंटैक्स यूज़ नहीं करना, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ऑन ES6। तो मैंने कहा जी इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक। दूसरा ये काम एज इट इज़ रहेगा कि मैंने कहा जी कॉन्स्ट राउटर, यानी एक्सप्रेस ये जो मुझे लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इसके अंदर एक बिल्ट इन अवेलेबल है फर्दर फंक्शन जो हमें रिटर्न करता है राउटर का ऑब्जेक्ट। अब मैं इस राउटर के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके राउटिंग करूँगा। अब देख लें, मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, काम सारे वही कर रहा हूँ, लेकिन रोल्स को सेग्रीगेट कर रहा हूँ, राउटिंग को अलग कर रहा हूँ, बिजनेस लॉजिक को अलग कर रहा हूँ, और सर्वर की कैपेबिलिटीज़ जो इनकमिंग और आउटगोइंग रिक्वेस्ट है उनको अलग कर रहा हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसे यूज़ करूँगा राउटर डॉट राउट। अच्छा, ये जो राउटर डॉट राउट, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी अवेलेबल है राउट के नाम की। तो मैं ये कहूँगा जी कि यहाँ पे आपने वो राउट की स्ट्रिंग देनी है। राउट की स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जिस राउट पे आप, जो एंड पॉइंट है, जिस राउट पे आप रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, तो हमारे पास कौन सी है वो स्ट्रिंग, प्रोडक्ट्स। और इसके बाद आप इसके साथ मेथड चेनिंग, आपको ये भी पता है कि जब हम एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन डॉट करके लगाते हैं, उसके बाद तीसरा फंक्शन डॉट करके लगाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेथड चेनिंग। तो हाँ, स्लैश लगाएंगे बिल्कुल, या यहाँ लगा लें। अभी जब मैं राउट माउंटिंग करूँगा ना, इसको सर्वर पे माउंट करूँगा तो फिर क्लियर हो जाएगा आपको। फिलहाल आप चलें यहाँ लगा ही लें। तो इसके साथ आप चेन करेंगे, और इस चेनिंग में आप वही मेथड यूज़ करेंगे, गेट, पुट, पैच, पोस्ट एंड डिलीट। तो मैंने इसे कहा कि राउटर को यूज़ करो और राउट को पकड़ो, पहचानो या कैच करो। जो ही इस राउट को हिट किया जाए तो ये फंक्शन, यानी जाहिर है इस राउट को हिट किया जाए और वो आने वाली रिक्वेस्ट की टाइप गेट हो, तो ये फंक्शन कॉल कर लो। अब एक बात अंदाज़ा करें कि मेरे पास जितने भी बिजनेस लॉजिक के फंक्शन हैं वो सारे के सारे कहाँ इंपोर्ट हुए हैं, सर्वर के अंदर इंपोर्ट हुए हैं।
तो ये काम हम तो पहले देख चुके हैं, ये काम बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि हमने राउट्स को भी सेपरेट करना था, तो अब ये सारा काम ये जो यहाँ हो रहा है ये अब कहाँ होना चाहिए, राउट्स के अंदर होना चाहिए। बिकॉज अब मैं ये राउटिंग की ये लॉजिक करूंगा, राउटर डॉट राउट, इसको हम पोस्ट कर देंगे राउटर डॉट राउट स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ID। अब राउट्स के दो मैकेनिज्म्स हैं, एक तो मतलब दो या नहीं बल्कि दो से ज़्यादा अप्रोचेस और मैकेनिज्म्स हैं। तो पहले मैं सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है उसको करके देखता हूं, क्योंकि नॉर्मली आप एक ही एंड पॉइंट पे गेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, एक ही एंड पॉइंट पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसी एंड पॉइंट पे पुट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसी एंड पॉइंट पे डिलीट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर नाउ पहले मैं क्या कर रहा हूं, सारे एंड पॉइंट्स को इंटेंशनली डिफरेंट कर रहा हूं। बाद में हम अगली किसी API में देख लेंगे कि हम एक ही एंड पॉइंट पे सारी रिक्वेस्ट भी, ये सारी नहीं तो मेजॉरिटी रिक्वेस्ट हम एक ही एंड पॉइंट पे कर सकते हैं। तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स के लिए प्रोडक्ट का एंड पॉइंट देने लगा हूं और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट करने लगा हूं, जस्ट कंफ्यूजन से बचने के लिए। समझ आई बात? उसके बाद अपडेट के लिए मैं करने लगा हूं स्लैश अपडेट और स्लैश ID, यानी ID हम बेसिकली यहां नहीं दे रहे, क्योंकि ID हम किस में लेंगे, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में लेंगे। रिक्वेस्ट REQ और RES दो ऑब्जेक्ट्स आपको यहां मिलते हैं, आपको पता ही है। तो सिर्फ ये अपडेट पे आके क्या होगा, ये पुट होगा और उसके बाद आएगा जी आपका, हाँ एक और भी है विच सीम्स टू बी लाइक, इसको होना चाहिए स्लैश प्रोडक्ट। तो अब देख लें ये प्लूरल है, प्लूरल का मतलब क्या है, यहाँ क्या कन्वेंशन बनेगी, ऑल द प्रोडक्ट्स, ये सिंगुलर है इसका मतलब सिंगल प्रोडक्ट, ये स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट का मतलब नया प्रोडक्ट क्रिएट होगा, और ये स्लैश अपडेट का मतलब अपडेट होगा, और स्लैश डिलीट का मतलब, ये जो एंड पॉइंट्स है ना इनको 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा, कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप, ये जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देख लें कि डिलीट के लिए यहां डिलीट रिक्वेस्ट होगी, कि जो राउटिंग है ना ये मैंने सेपरेट कर लिया, तो इसका मतलब है कि फिर ये चीज तो यहां से खत्म हो जाएगी, यानी यहां जो मैं कर रहा हूं गेट पोस्ट पुट डिलीट, तो यहां से ये सारी चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं कर रहा हूं इस सारे को कहा यहां से डिलीट, उसको डिलीट तो ये भी नहीं चाहिए, इसको भी क्या कर रहा हूं डिलीट, और अब वापस आए कहां पे, प्रोडक्ट राउट के अंदर, और आपको जितने भी फंक्शंस आपने लिखे हैं वो आपको अब यहां चाहिए, इंपोर्ट, सॉरी चले हमने कौन सा, इधर कॉपी पेस्ट ही होगा, वो असल में फोल्डर चेंज है ना, मैं इसलिए उस एरर से बचना चाहता हूँ कि अक्सर फोल्डर चेंज है तो फिर हमें पाथ फिक्स करना पड़ेगा, और पाथ फिक्स करके तो फिर नया, just to avoid the potential errors, मतलब आप you can do that whatever you like, and then get product by ID, and then create new product, and then update product, and then delete product, सब कुछ वही, सिर्फ मैंने फ्लो चेंज की है। ठीक है, सो गेट ऑल प्रोडक्ट्स में मैं ये कर दूंगा, क्रिएट गेट प्रोडक्ट बाय ID में मैं सॉरी ये कर दूंगा, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में मैं ये कर दूंगा, अपडेट प्रोडक्ट में I'll do this, एंड डिलीट प्रोडक्ट में I'll do this। अब ऑब्वियसली यू कैन थिंक ऑफ इट सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ना एक, इसको बेशक रटा लगा लें, ये अच्छा वर्ड है, अच्छा सेंटेंस या फ्रेज है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, हर चीज सेपरेट, राउटिंग अलग पड़ी हुई है, सर्वर अलग पड़ा हुआ है, बिजनेस लॉजिक कंट्रोलर में अलग पड़ी हुई है, और जब हम डेटाबेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉडल भी अलग पड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एज अ होल एक्सटर्नली ये एज अ सिंगल यूनिट काम करती है, लेकिन अंदर जाके हमने इसको क्या कर लिया, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब सवाल ये है कि ठीक है मैंने कंट्रोलर भी सेपरेट कर लिया, मैंने राउटर भी सेपरेट कर लिया, बट रिक्वेस्ट तो फिर भी कहाँ आएगी, सर्वर के अंदर आएगी ना, क्योंकि सर्वर लिसन करता है। अब सर्वर का और राउट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, राउट्स का और कंट्रोलर का आपस में ताल्लुक हमने एस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि सारे कंट्रोलर मेथड्स हमने राउट में इंपोर्ट किए और हर पर्टिकुलर फंक्शन को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट के साथ बाइंड कर दिया। तो इसका मतलब राउट
और कंट्रोलर का आपस में लिंक बन चुका है, लेकिन सर्वर और राउट का आपस में अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब कोई भी रिक्वेस्ट जो सर्वर पे आएगी, हाउ वुड सर्वर गेट टू नो कि जी इस रिक्वेस्ट को किस राउट पे भेजना है? अभी तक तो नहीं पता चलेगा ना। दैट्स वाई हियर इज अनदर टर्म दैट कम्स इनटू प्ले, राउट माउंटिंग। राउट माउंटिंग क्या होती है कि हम बेसिकली सर्वर को ये बताएंगे कि यार प्रोडक्ट के रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आए, प्रोडक्ट के रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आए, कोई भी क्यों, 5 आ सकती है ना, तो प्रोडक्ट के रिसोर्स से रिलेटेड कोई भी रिक्वेस्ट आए तो उन्हें कहां रिडायरेक्ट कर दो? प्रोडक्ट के राउट्स पे, प्रोडक्ट के राउट्स पे। यहां एक और टर्म भी है, अब ये टर्म्स बेशक नोट कर लें या वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। एक चीज होती है बैकएंड में या इवन फ्रंट एंड में भी होती है, लेकिन एक टर्म है मिडलवेयर। ठीक है, ये मिडलवेयर गालिबन मैंने इससे पहले टर्म यूज नहीं की, हालांकि मैं मिडलवेयर इस्तेमाल कर रहा हूं, डे 1 से मिडलवेयर इस्तेमाल कर रहा हूं रिएक्ट की ऐप में, एक्सप्रेस की ऐप में। अब मिडलवेयर भला क्या है, पहले जरा ये सुन लें। मैंने फिर चूंकि मैं मिडलवेयर इंप्लीमेंट करने लगा हूं, तो अगर आपको मिडलवेयर की कन्वेंशन समझ आ गई तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। ये मेरा फॉर एग्जांपल क्लाइंट है विच मेक्स द रिक्वेस्ट, और ये मेरा क्या है, सर्वर है। अब दी केस इज क्लाइंट्स मेक्स अ रिक्वेस्ट, क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। समझ आई बात? लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद और रिस्पॉन्स सेंड होने से पहले ये बीच में ना कुछ प्रोसेसिंग होती है। ये जो बीच में प्रोसेसिंग होती है, ये जो प्रोसेसिंग है, जो फंक्शन ये काम कर रहा होता है ना, उस फंक्शन को कहते हैं मिडलवेयर। क्या बोलते हैं इसे? मिडलवेयर क्यों बोला जाता है? देखें, एनी फंक्शनैलिटी या एनी फंक्शन और एनी कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल इज कॉल्ड अ मिडलवेयर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होता है? मैंने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स भेज दिया, लेकिन रिक्वेस्ट जाने के बाद और रिस्पॉन्स वापस आने से पहले बीच में जो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, जो लॉजिक एग्जीक्यूट होगी, वो क्या कहलाएगा? मिडलवेयर कहलाएगा। बात समझ आ गई है? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो सबसे पहले क्या चीज चली होगी? ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट पोस्ट या ऐप डॉट डिलीट या पुट, यही चले होंगे ना। तो ये सुन लें, गेट भी मिडलवेयर है, पुट भी मिडलवेयर है, पोस्ट भी मिडलवेयर है और डिलीट भी मिडलवेयर है। लेकिन ये क्या है, यानी ये गेट क्या था? बिल्ट इन फंक्शन था ना। तो मैंने मिडलवेयर के बारे में क्या कहा? मिडलवेयर इज अ पीस ऑफ कोड और अ फंक्शन। तो वट एवर फंक्शन दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दैट इज कॉल्ड एज अ मिडलवेयर। अब जरा अगली बात सुनिएगा। गेट, पुट, पैच, डिलीट, पोस्ट, इनमें से कोई भी फंक्शन मेरा लिखा हुआ है, ये सारे किसके हैं? एक्सप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो ये जो मिडलवेयर्स हैं, इनको हम कहते हैं बिल्ट इन मिडलवेयर्स। क्या कहते हैं? अच्छा, कुछ मिडलवेयर्स हैं जो हम खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात सुनिएगा। क्या जब भी सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आए तो ये सारे मिडलवेयर चलेंगे? ये सारे मिडलवेयर नहीं चलेंगे, बल्कि इनकमिंग रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट क्लाइंट से भेजेंगे तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते वक्त भी हमने एक्सियोस में बताया था ना कि ये गेट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट है। तो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी, उस इनकमिंग रिक्वेस्ट को जांच कर सिर्फ वही मिडलवेयर चलेगा जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है। यानी अगर गेट रिक्वेस्ट आई है तो एक्सप्रेस का कौन सा मिडलवेयर चलेगा? गेट। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो एक्सप्रेस का कौन सा मिडलवेयर चलेगा? पोस्ट। अगर डिलीट रिक्वेस्ट आई है तो कौन सा मिडलवेयर चलेगा? डिलीट। मेक सेंस? यहां तक बात समझ आ गई है? चुप हो गए? आ गई है ना? मतलब ये कहानी, ये थ्योरी है, अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, तो मतलब आपको प्रैक्टिकल पहले करवाया और थ्योरी बाद में बता रहा हूं। अगर मैं थ्योरी पहले कहानी शुरू कर दे तो आपसे भी ये मिडलवेयर क्या बुलाए भाई, कुछ भी नहीं है, फंक्शन है यार।
अच्छा ये है मिडल बिल्ट इन मिडलवेयर, कुछ मिडलवेयर। अच्छा और दूसरा ये मिडलवेयर्स हैं राउट लेवल मिडलवेयर्स। ये कौन से मिडलवेयर्स हैं? क्यों? क्योंकि ये मिडलवेयर तब एग्जीक्यूट होते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर राउट पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ मिडलवेयर्स होते हैं ग्लोबल मिडलवेयर्स। क्या होते हैं? ग्लोबल मिडलवेयर्स। यानी गेट मिडलवेयर तब चलेगा जब रिक्वेस्ट गेट की होगी और वो किसी पर्टिकुलर राउट पे होगी। पोस्ट का मिडलवेयर कब चलेगा? जब रिक्वेस्ट की टाइप पोस्ट होगी और वो किसी पर्टिकुलर, ज़ाहिर है पोस्ट की रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर राउट पे ही होगी ना। पुट का मिडलवेयर। कुछ मिडलवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल मिडलवेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबल मिडलवेयर्स। ग्लोबल मिडलवेयर्स का ये पर्पस होता है कि वो सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आए, किसी भी एंड पॉइंट पे आए, वो मिडलवेयर्स ट्रिगर हो जाते हैं। आई रिपीट, कुछ मिडलवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि राउट स्पेसिफिक होते हैं, करेक्ट। कुछ मिडलवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबल मिडलवेयर्स होते हैं। राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर्स तब एग्जीक्यूट होते हैं जब किसी पर्टिकुलर राउट पे कोई पर्टिकुलर टाइप की रिक्वेस्ट आई, यानी प्रोडक्ट्स के राउट पे गेट की रिक्वेस्ट आई, तो वो एक मिडलवेयर चला गेट वाला। समझ आई बात? ये एक्सप्रेस का बिल्ट इन वर्किंग मैकेनिज्म है, वो समझा रहा हूं। इसमें आपका अभी तक कोई लेना देना नहीं है, आपकी इंटरप्शन नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसमें। अब एक और तरह का मिडलवेयर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल मिडलवेयर। और ग्लोबल मिडलवेयर वो होता है जो किसी भी रिक्वेस्ट के लिए चलता है। नहीं 404 की नहीं, अभी एग्जाम्पल की तरफ ना जाए मैं, क्योंकि मे भी, लेकिन वो मिडलवेयर था नहीं ना, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो लाइफ साइकिल ही नहीं था, वो कुछ और था। सिर्फ इतनी बात याद रखें जो मैं बता रहा हूं। अभी ये 2 मिनट बाद आपको क्लियर ना हुआ तो पैसे वापस सिर्फ 2 मिनट सफर रखें। कुछ मिडलवेयर्स राउट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ मिडलवेयर्स ग्लोबल होते हैं। जो राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर्स होते हैं वो आपको पता है गेट, पुट, पोस्ट, पैच, रीच, और ये बिल्ट इन है। और जो ग्लोबल मिडलवेयर होते हैं वो सर्वर पे किसी भी कोई भी रिक्वेस्ट आए तो वो ग्लोबल मिडलवेयर एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा वो ग्लोबल मिडलवेयर है क्या? एक ये मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको? ये मिटा दूं। एक वन ऑफ द ग्लोबल मिडलवेयर इज कॉल्ड एज ऐप, यानी जाहिर है वो मिडलवेयर कहां पाए जाते हैं? एक्सप्रेस के अपने ऑब्जेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। ऐप डॉट यूज, आपकी सर्वर पे जहां कहीं ऐप डॉट यूज लिखा होगा ना, ये यूज बिल्ट इन मिडलवेयर है और ये ग्लोबल मिडलवेयर है। सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी ये मिडलवेयर लाजमी चलेगा, खुद ब खुद चलेगा। इट वुड गेट ट्रिगर्ड। इसको किसी को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर एंड पॉइंट डिपेंडेंट नहीं है, राउट स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी ऐप डॉट यूज चलेगा ही चलेगा। ये बात समझ आ गई? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल मिडलवेयर। हाँ अभी लॉजिक लिखना है ना, अभी हमने राउट माउंटिंग करनी है। मैंने ये कहा कि अब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ना हमारे सर्वर को, तो क्लाइंट प्रोडक्ट के रिसोर्स की रिक्वेस्ट भी भेज सकता है, क्लाइंट ऑर्डर रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, और फिर ऑर्डर रिसोर्स में भी मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, प्रोडक्ट रिसोर्स में भी मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं। अब आप अंदाजा कीजिएगा इसके बाद कितना खूबसूरती से ये मैनेज हुआ है कि सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। तो क्लाइंट ऑर्डर को भी ऑर्डर के रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकता है, क्लाइंट यूजर रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकता है, क्लाइंट प्रोडक्ट रिसोर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकता है, उन्हें हर रिसोर्स के आगे फर्दर एंड पॉइंट्स हैं। तो मैं यहां पे करता हूं यूज में ना 2 पैरामीटर्स लेता है ये भी कम से कम। ये पहला पैरामीटर लेता है कोई भी पाथ। अगर कोई पाथ नहीं देना चाहते तो सिर्फ स्लैश लिख दें, और अगर कोई पाथ देना चाहते हैं तो आप लिख दें स्लैश API। इसका मकसद क्या है जरा अभी बताता हूं 2 मिनट में। उसके बाद ये जो सेकंड पैरामीटर लेता है ना, यहां आप वो पूरा का पूरा राउटर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? अब राउटर हमने लिखा हुआ है इधर, तो मुझे ये बताएं कि हम ये काम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ये काम कर सकते हैं ना। अब मुझे बताएं कि राउटर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट की प्रॉपर्टी से फर्दर प्रॉपर्टीज ऐड नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने पूरा का पूरा ऐड किया, ये भी किस में ऐड किया? राउटर में ऐड किया, ये भी राउटर में ऐड किया। तो राउटर एक ऑब्जेक्ट है ना, सारों को बतौर प्रॉपर्टी अपने अंदर ले रहा है, और एंड पे ये राउटर मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये जितने भी राउट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर रिजाइड कर रहे हैं? राउटर के ऑब्जेक्ट के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। मेक सेंस? मेक सेंस?
अब मैंने इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, इंपोर्ट करने लगा हूँ। सो लेट्स सी, इंपोर्ट pro duct rou product routes from, कहाँ है हमारा राउट्स के अंदर, प्रोडक्ट राउट्स डॉट JS। समझ आ गई बात? अब अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं और यहां पास कर दूं, ठीक, इसको हम कहते हैं हमने क्या कर दिया, राउट्स को सर्वर पे किसी पर्टिकुलर पाथ पे माउंट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, राउट्स को इस पाथ पे माउंट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आएगी, अगर उसके पाथ में स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा तो वो किधर चली जाएगी, प्रोडक्ट राउट्स के अंदर चली जाएगी। अच्छा, जरा एक गौर से बात सुनिएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक मिडलवेयर नहीं है, हमारे पास अब सिर्फ एक मिडलवेयर है यूज, ठीक, दूसरा मिडलवेयर है गेट, तीसरा भी गेट, चौथा पोस्ट, पांचवा पुट, छठा डिलीट। तो टोटल कितने मिडलवेयर्स हो गए, 6 या 7 मिडलवेयर्स हो गए। अगर मल्टीपल मिडलवेयर्स होंगे तो ये मिलकर बनाएंगे क्यू। क्या बनाएंगे, क्यू बोलते हैं लाइन को, कतार को। तो एक टर्म आप आगे चल के सुनेंगे, मिडलवेयर क्यू। क्या सुनेंगे, या मिडलवेयर क्यू का मतलब जाहिर है कतार में। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, जब कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, चाहे वो गेट हो, पुट हो, पैच हो, तो app.use ट्रिगर होगा। जब app.use ट्रिगर होगा तो जाहिर है वो रिक्वेस्ट अगर API के पाथ पे आई, अगर इसके अलावा किसी भी पाथ पे आई तो वो पाथ हैंडल ही नहीं हुआ, एक ही पाथ हैंडल हुआ ना, विच इज /API। जब ये हैंडल हुआ होगा तो ये जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उस रिक्वेस्ट को किधर मूव कर देगा, इधर मूव कर देगा। अब यहां पे ये सारे के सारे मिडलवेयर क्यू 1 बाय 1 चेक होंगे। भाई रिक्वेस्ट आई है तो वो चेक होगी कि यार आने वाली रिक्वेस्ट गेट है और इस एंड पॉइंट पे है, अगर है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इग्नोर, क्योंकि इसके अंदर अगर कंट्रोल जाएगा तो यहीं से रिस्पांस वापस चला जाएगा ना, रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कंप्लीट, आगे कुछ भी नहीं चलेगा। अगर रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल बीच में कहीं ब्रेक हो गया तो वो हॉल्ट हो जाएगी, रिक्वेस्ट वहां से आगे चलेगा ही नहीं। ये तो आपको अब तक पता लग गया कि सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल को ब्रेक नहीं करना आपने। अब अगर ये आने वाली रिक्वेस्ट इससे मैच नहीं हुई, इससे मैच हो गई, और तो फिर ऑब्वियसली ये चलेगा तो कंट्रोल किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो रिस्पांस वापस चला गया, रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल कंप्लीट, बात खत्म। और ये काम जारी रहेगा किसके लिए, सब के लिए। मेक सेंस? अब मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट इन में से किसी के साथ मैच नहीं की, आने वाली रिक्वेस्ट किसी गलत पाथ पे आई जो इनमें से किसी के साथ मैच नहीं हो, तो फिर क्या होगा, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट हॉल्ट हो जाएगी ना भाईजान, रिक्वेस्ट रिस्पांस कंप्लीट नहीं होगा। ये बात क्यों बार बार भूल रहे हैं कि यार अगर इसमें से किसी पाथ पे भी नहीं आएगी तो कहीं से रिस्पांस भेज रहा हूं मैं, तो रिक्वेस्ट उतना ही खाल के इंतजार करेगी भाईजान, और कुछ टाइम के बाद सर्वर टाइम आउट आ जाएगा। अक्सर वेबसाइट्स पे आप देख रहे होते हैं सर्वर टाइम आउट आ रहा होता है, जब कुछ टाइम तक रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होती है और उसका रिस्पांस उसे नहीं मिल रहा होता तो क्या आ जाता है जी, सर्वर रिक्वेस्ट टाइम आउट। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस इज दिस। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब ये हो गई जी मेरी सर्वर राउट माउंटिंग, और अब ये हो गया जी कंप्लीट का कंप्लीट फ्लो। अब देख लें कि यहाँ कितनी ज़्यादा लाइनें, कितना बिजनेस लॉजिक, कितनी राउटिंग थी, सब कुछ रिमूव हो गया और मेरे पास सिर्फ एक लाइन बच गई है, वो राउट माउंटिंग है। और ऑब्वियसली ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको राउट को लिंक करना है सर्वर के साथ। अब मुझे बताएं कि मेरा सर्वर राउट के साथ लिंक हो चुका है, राउट कंट्रोलर के साथ लिंक हो चुका है, और अब कंट्रोलर
मॉडल के साथ लिंक होना है, लेकिन अभी तक मॉडल का जिक्र नहीं आया और मॉडल हमने बनाया ही नहीं, तो दैट्स फाइन फॉर नाउ। बट यहाँ तक क्लियर है जी? यस, ये भी एक मिडलवेयर। अगर आप अब जाके एक्सप्रेस की डेफिनेशन पढ़े ना, अगर पहले दिन पढ़ते ना आप एक्सप्रेस जेएस की डेफिनेशन, तो आपको समझ ना आती। अब आप एक्सप्रेस की डेफिनेशन में खोल के बताता हूं, तो एक्सप्रेस की डेफिनेशन में लिखा गया एक्सप्रेस जेएस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क। Whatever is present inside Express.js, या वो राउट होगा या वो मिडलवेयर होगा। अब जरा डेफिनेशन दिखाओ Express.js की, ठीक है? अगर मुझे कहीं मिली तो बेसिकली Express.js इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क। ये देख लें, अ राउटर इंस्टेंस इज अ कंप्लीट मिडलवेयर एंड इज वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको यहां से Express.js डेफिनेशन, तो जो एग्जैक्ट और करेक्ट डेफिनेशन है एक्सप्रेस की वो यही है जो मैंने आपको बताई है। एक्सप्रेस आर सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैकएंड वेब जेएस फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज। पता नहीं कहां से ढूंढूंगा पहले, ट्रस्ट मी कि app.listen में मिडलवेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी ये लाइन मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहीं से ना इसकी जस्टिफिकेशन भी लेके दूंगा कि मैंने कहाँ से पढ़ी है ये डेफिनेशन। अब ज़ाहिर है डॉक्यूमेंटेशन इतनी दफ़ा पढ़ता हूँ तो बंदे के जहन में सारी चीज़ें नहीं रहती कि यार ये कहाँ से पढ़ी है कहाँ से नहीं। अब जरा अगर यहाँ देख लें, यू डिफाइन राउटिंग यूजिंग मेथड ऑफ एक्सप्रेस, बहरहाल ट्रस्ट मी, मेरे पे ट्रस्ट कर ले। तो यस यू आर राइट कि ये जो है ये भी हमारे पास क्या है, बेसिकली मिडलवेयर है। तो एक्सप्रेस इज अ राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क, और इसमें इतने मिडलवेयर्स होते हैं कि मिडलवेयर की क्या हो जाती है, क्यू हो जाती है या क्यू बन जाती है। और उस क्यू में जो मिडलवेयर पहले आता है, अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल दो मिडलवेयर को रिक्वेस्ट सेम टाइम पे आ गई, तो फिर कैसे डिसाइड होगा विच वन नीड्स टू गेट एग्जीक्यूट फर्स्ट? मिडलवेयर क्यू में जो पहले होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, कतार में जो पहले आएगा। समझ आई बात? एनीवेज, ये सारी टर्म्स मैं बता चुका हूं लेकिन ये बार बार यूज होंगी। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, हमारा कहीं से ये सर्वर ब्रेक तो नहीं हो रहा। ठीक है, टेस्ट करने के लिए हमने लास्ट टाइम कहा था जी कि हम पोस्टमैन यूज करेंगे और हमारा आखिरी यही टेस्टिंग होगी, फिर कल हम मॉडल की तरफ मूव करेंगे। बट हमारी एप्लीकेशन का जो बिल्कुल प्रोफेशनल सेटअप था ना वो हो गया अब। सो जस्ट एक दफ़ा टेस्ट करना है कि इफ एवरीथिंग इज वर्किंग, नथिंग इज गेटिंग ब्रोकन। अगर कुछ ब्रेक हो रहा है तो हम उसको देख लेंगे, और अगर कुछ ब्रेक नहीं हो रहा, एक बात याद रखिएगा कि जब हमने कॉमन जेएस से मॉड्यूल जेएस में कन्वर्ट किया ना, तो जितनी भी लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करते हैं उनको .js की एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आई बात? जितने मॉड्यूल्स हम खुद बनाते हैं उनको .js की जरूरत पड़ती है। ये ना हो गया आप इसमें कंफ्यूज होते रहें। तो अब जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास सबसे पहले है जी लोकल होस्ट, किस पोर्ट पे चल रहा है मुझे पता है 8000 पे, स्लैश एपीआई क्यों लिखा? क्योंकि सर्वर पे सब कुछ माउंट हुआ पड़ा है किसके साथ? स्लैश एपीआई के साथ। समझ आई बात? स्लैश एपीआई के बाद क्या करूंगा? जो ही रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी मैं उसे कहूँगा, क्योंकि ऐप डॉट यूज ट्रिगर होगा और उसके अंदर अगर मैं स्लैश एपीआई दूंगा तो वो किधर मूव कर जाएगा? राउट की फाइल के अंदर, और राउट की फाइल के अंदर स्लैश प्रोडक्ट के नाम से एंड पॉइंट है। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल आई शुड बी एबल टू गेट रिस्पॉन्स, एंड इफ आई एम अनएबल टू गेट रिस्पॉन्स इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है। ठीक है, लेट्स सी, वो एरर देखते हैं। पहले सर्वर पे जाएं। हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि सर्वर स्टार्ट ही नहीं है। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, सो npm स्टार्ट। अच्छा, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो स्टार्ट की कमांड है ना, ये कॉमन है, ये इसको Node.js कॉन्फ़िगर कर लेता है। इफ यू राइट एनीथिंग अदर देन स्टार्ट, देन आपको रन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है,
वरना आप npm run start लिख लें, कोई मसला नहीं। सॉरी, नहीं npm dev करेंगे नहीं चलेगा, npm run dev चलेगा, ठीक है। नाउ everything is working as of now, and if we now hit the request and I am successfully able to get the response, दो कि ये रिस्पॉन्स हमारे सर्वर से आ रहा है, अभी मॉडल या डेटाबेस के साथ हमने लिंक नहीं किया, लेकिन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी रिक्वेस्ट क्या है, स्लैश प्रोडक्ट, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैश प्रोडक्ट पे भी वही रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, क्योंकि डेटा तो सेम ही सेंड कर रहा हूँ वापस, ठीक है। और अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट के बजाय और कौन सा राउट बनाया मैंने, स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट करूं, तो फिर ये कंट्रोल कहां जाना चाहिए, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में जाना चाहिए। और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में मैं दे देता हूं जी कि क्रिएट फंक्शन कॉल्ड। अब ये जेसन है, तो आपको पता है जेसन नॉर्मली डायरेक्ट किस फॉर्म में लेता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेता है, और ऑब्जेक्ट में की वैल्यू होना चाहिए, सिंपल। और मैं ये चाहता हूं कि अगर ये फंक्शन कॉल हो तो ये कहे क्रिएट फंक्शन कॉल्ड, ये कहें जी अपडेट फंक्शन कॉल्ड। अभी जस्ट मैं ये डमी स्ट्रिंग्स दे रहा हूँ, बाद में इनको जाके अपडेट कर दूंगा। और ये कौन सा है जी, डिलीट फंक्शन कॉल्ड। और अब आप राउट्स पे आए तो मैं क्या कॉल करने लगा, स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट। सो एवरीथिंग दैट विल कम आफ्टर द एपीआई, सो स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट, इट्स एन एरर, ठीक है। सो आई मेड समथिंग स्लैश न्यू स्लैश प्रोडक्ट, और यहाँ पे सॉरी, ओ यस, यहाँ पे मैं ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। यहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ, तो ये तो नहीं होगी ना भाईजान, ठीक, थैंक यू फॉर करेक्शन। अब अगला एंड पॉइंट क्या है, स्लैश अपडेट। और स्लैश अपडेट पे कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, पुट अपडेट फंक्शन कॉल्ड। अगला क्या है, स्लैश डिलीट, और डिलीट के लिए कौन सी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, डिलीट फंक्शन कॉल्ड। सो एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदर